Galian Bazaar. तो पहले तो सर थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर टाइम एंड डूइंग दिस फॉर अस। अपने शुरुआत करने से पहले आपको कुछ बताना चाहूंगा ना, मतलब आपसे वैसे भी काफी बार बोल चुका हूँ, बट आई वांट टू टॉक अबाउट दिस ऑन द पब्लिक प्लेटफॉर्म, ये पॉडकास्ट के थ्रू। कि हमने पहली बार कोविड में, लॉकडाउन में, जब पॉडकास्ट वगैरह का एक आइडिया आया था, ऑब्वियसली सबको ऐसा लगा था कि नहीं नहीं चलेगा, कौन सुनेगा पॉडकास्ट वगैरह, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कौन पॉडकास्ट वगैरह सुनता है। बट एक आइडिया था, बिकॉज आप जानते हो मैं काफी टाइम से आई बीन लिसनिंग टू अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट। कोविड में पहला पॉडकास्ट आपके साथ हुआ था। करने से पहले जितने भी लोगों से बात किया था, मैक्सिमम लोगों ने मना ही किया था कि नहीं करना चाहिए, कुछ रिजल्ट होगा नहीं। बट एंड उसीलिए जब हम रीस्टार्ट भी कर रहे हैं पॉडकास्ट, बहुत क्लियर थे हम लोग कि नहीं, रीस्टार्ट भी होगा तो निकुंज जी के पॉडकास्ट के साथ ही होगा। चाहे कितना भी टाइम लगे, बट रीस्टार्ट करना है टीवाईबी द अनबाज़ार स्टोरीज 2.0, तो अगेन निकुंज जी के साथ ही करना है। तो थैंक यू सो मच सर। एंड मतलब मैंने देखा है फ्रॉम अपना पुराना पॉडकास्ट जो हुआ था तब से लेके आज आप कितना ग्रो कर चुके हो। वो टाइम पे एक वीविंग बिजनेस के साथ साथ आपने उसके बाद एक गारमेंट बिजनेस ऐड किया है। आपकी टीम आज 200 की, आई थिंक 1200 कुछ हो गई है। एक नया वर्टिकल में एक्सपैंड करने के बाद, टीम को इतना ग्रो करने के बाद, वो भी कोविड टाइम्स में, स्टिल आप उतने ही हम्बल आज हो जितने हम्बल पहले थे। एंड इट इज माय प्लेजर एंड आई फील आई एम ब्लेस्ड कि आप हमारे साथ हो। मतलब आपका एडवाइस हमेशा रहता है, यू आर ऑलवेज अ गो टू पर्सन फॉर मी। एंड आप हाल ही में जब बैंगलोर ऑफिस भी आए थे, हमारी पूरी टीम को अपने एड्रेस किया था टाउन हॉल में, सो हमारा फर्स्ट टाउन हॉल भी आपके साथ हुआ है। इट्स अ प्लेजर प्लेजर हैविंग यू हियर। The pleasure is all mine, Pratik, because I, first of all, never thought why you wanted a podcast with me in the first place. तो लास्ट टाइम जब पॉडकास्ट किया था, मेरे पीछे मेरा बेटा भाग रहा था 5 साल का। अब वो पॉडकास्ट में वो पीछे भाग रहा है, मैं उसको रूम में बंद करके मैं दूसरे रूम में चला गया था। So I was still wondering कि भाई why do you want to do it? But I think more than you, I also got a lot of people who spoke to me after that out of the blue. One of the highlights, probably because of your podcast, and I shared this with you, was Ramesh Ji Poddar from Siarams hunted down my number and called me up and spoke to me after that. And he spoke to me specifically about the podcast. And after that, we had some WhatsApp exchanges. On I shared something with him, he shared. So I thought, along with you, it also helped me a lot connect with a lot of people in the industry. So I would सर देखो thank ऐसा you है ना कि again. हमने तो खाली प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, बट वो पॉडकास्ट चला और रमेश जी ने आपको फोन किया बिकॉज आपके जो सोच विचार आपने जाहिर किए, जो कंटेंट जो क्रिएट हुआ, वो एक्चुअली उसमें इतना ज्यादा वर्थ था, तब जाके वो रीच हुआ, तब जाके वो पॉडकास्ट इतना पॉपुलर, और रमेश जी जैसे लोगों ने आपको कॉन्टेक्ट किया। सो हमने तो खाली प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। इट वाज ऑल योर जर्नी, इट वाज ऑल योर वर्ड्स, इट वाज ऑल योर सक्सेस व्हिच काइंड ऑफ लेड टू द सक्सेस ऑफ आवर पॉडकास्ट। So again, Pratik, it is again all about the platform, ना यार। जो प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है, अमेजोन ने क्या किया, मिंत्रा ने क्या किया, सबने प्लेटफॉर्म ही, शार्क टैंक ने क्या किया, प्लेटफॉर्म ही क्रिएट करने की बात है ना। और सबसे बड़ा पैसा भी वो लोग ही बनाते हैं। अमेजोन आज क्या कर रहा हम सब ऐसे करेंगे पॉडकास्ट में। है? बट एनीवे बताइए सर, आप कॉल, हमें शुरू से ये था जब कंटेंट चालू किया, चाहे हमारा न्यूज़लेटर हो या पॉडकास्ट हो, कि हमें इसको मोनेटाइज नहीं करना है। मोनेटाइज करेंगे तो क्या, कंटेंट क्वालिटी पे उसका इम्पैक्ट आता ही है। आर कंप्लीट फोकस इज अच्छा कंटेंट क्रिएट करना है, लोगों के साथ शेयर करना है, सक्सेस स्टोरीज हाईलाइट करने हैं, ताकि लोगों को एक इंस्पिरेशन मिले, एक रोल मॉडल मिले। जैसे अपने पॉडकास्ट के पहले बात कर ही रहे थे, आप बता रहे थे रोल मॉडल्स के बारे में, तो वी आर होपिंग वी कैन डू दिस विद दिस। Yeah, definitely. Yeah, it's good. It's a good initiative. You should keep doing it regularly. And again, like I told you earlier, I again repeat, textile lacks role models. And that is not in India, it is across the world. So अच्छी stories अगर textiles की बाहर आती है, तो for everybody, I think it helps. डेफिनेटली सर, हम थोड़ा बहुत ट्राई कर रहे हैं, वी होप हो जाए। तो आपके पॉडकास्ट की शुरुआत में एक्चुअली उल्टा करना चाहूंगा। पहले लेट्स स्टार्ट विद द फन सेगमेंट। तो एक क्विक Like रैपिड that. फायर है। लेट्स कीप इट क्विक, लेट्स कीप इट कैंडिड। सबसे पहले तो, अगर आप कोई एक टेक्सटाइल सेलिब्रिटी को ला सकते थे जो आपका कपड़ा पहने, आपका चाहे कपड़ा हो या आपका गारमेंट हो, बट आपको कोई भी प्रोडक्ट पहने, तो कौन से सेलिब्रिटी को आप लाना चाहोगे एंड कौन सा प्रोडक्ट आप चाहोगे वो पहने? So you said textile celebrity, so it could be any celebrity, right? Not from एनी textiles. सेलिब्रिटी, एनी सेलिब्रिटी इन द वर्ल्ड।
So yeah, so I will not give a quick answer. मैं थोड़ा सा देता हूँ इसमें. So as a celebrity, the person I look up to the most is say Dhoni for leadership. Probably then Sachin Tendulkar for work ethic. Michael Jordan for I think being absolutely nuts in his head. So, but the celebrity I would like to mention is Vishwanathan Anand. So all sports Same personalities, thing. huh? From Dhoni to Sachin to Michael Jordan to Vishwanathan Anand, all sports personalities. Yeah, so there's another person I really look up to or admire, but I would like to get Vishwanathan Anand. So few things I will mention because ये चीजें क्या होती है limelight में नहीं आती है. Vishwanathan Anand is 53 years old today. He is the oldest chess player in the top 10 in the world today. World के top 10 ranking में he is the oldest. 53. He is playing chess for last almost 45 years. So I relate it to our textile longevity. Okay. So longevity and humbleness, and I am a huge fan of him. Single-handedly brought the chess revolution in India. Single-handedly. And even today, as we speak, he has floated, or along with Anand Mahindra, they have started a World Chess League. And he is heading one of the teams which is in the top position in the World Chess League right now. So yeah, Vishwanathan Anand. And definitely, I think the formal shirts that we make, which are like really, we make good formal shirts for the top brands in India, very high end. So definitely, I would really want he wears one of those. And another one person whom I feel is very dashing in the formals is Shahrukh Khan. ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं. उनका जो यंगर सन है वो ही इज अ चेस प्लेयर, काफी ट्रैवल भी करता है वो इतनी यंग एज में चेस टूर्नामेंट्स के लिए. एंड निकुंज जी और उनकी जो कंपनी है कैन एंटरप्राइज, उन लोग मिलकर भी काफी चेस को प्रमोट करते हैं कोल्हापुर रीजन में. तो काफी आप लोग चेस टूर्नामेंट्स वगैरह करवाते हो एंड आई थिंक इट्स कमेंडेबल सर व्हाट यू डूइंग विद चेस. आप जो बोलो विश्वनाथन आनंद सिंगल हैंडली चेंज द फेस ऑफ चेस इन इंडिया. आई थिंक देयर इज अ पोटेंशियल यू कैन डू द सेम, यू नो, एटलीस्ट टू बिगिन विद इन कोल्हापुर. Yeah, in this region, definitely. So we have a chess academy where we have about 50-60 children. Out of them, 3 have qualified for the state. And chal raha hai, theek hai. It's an activity. And it's a great start, I think. As a start, it's a great start because sports we know non-glamour sports जो इंडिया में है उसको प्रमोट करना मजाक नहीं है. It takes a lot of, you know, खून पसीना पैसा सब जाता है. And what is commendable is at least आपका जो ग्रोथ स्टेज है बिजनेस में उसके साथ साथ आप इसमें भी फोकस करके इतना टाइम दे पा रहे हो. कोशिश तो करे यार. ठीक है सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन रैपिड फायर का है कि अगर आप अपने बिजनेस को एक थीम सॉन्ग दे सको या देना चाहो तब कौन सा सॉन्ग दोगे? अब मुझे पता है कि आप लोग अपनी फैक्ट्री में रोज शाम को नेशनल एंथम प्ले करते हो, which is I think a great exercise, a great demonstration of the love for your country and all of that, but not any patriotic songs. एक सॉन्ग अगर आप अपने एक थीम बना सको कंपनी का तो कौन सा सॉन्ग बनाना चाहोगे? So I love this song from the movie Sanju, कर हर मैदान फतेह. ये आई थिंक उन्होंने वो पंजाबी सिंगर जो उन्होंने गाया है ना, सुखविंदर सिंह. Yeah. Right. So उसकी couple of lines है which really strike you and you can use them during management discussions. मतलब I love to do that. उसका एक ये लाइन है कि तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे कर डाले तू जो फैसला. So basically decision making. So if you are able to make a decision, everything works out. And Nice. again अपने टेक्सटाइल वालों के लिए बड़ा रेलेवेंट है कि तेरी कोशिशें ही कामयाब होगी जब तेरी ये जिद आग होगी फूक डाले ना उम्मीदिया. So we have to be hopeful.
Very So well said, sir. on the professional side, I think this song I love, but on my personal side, I think hands down the song I can listen to endlessly is राज कपूर का वो गाना है ना, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द ले सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम. I think that Wow. is really, that rings a bell with me a lot. Very nice song. So both song selections very nice. And my third and final question in the rapid fire segment is कि अगर आप कोई भी एक ही कलर चूज कर सको जिसपे आप सारा अपना रेंज बनाओ, प्रोडक्ट रेंज, चाहे वो फैब्रिक हो या अपैरल हो, एक कलर आप अगर चूज कर सको तो वो कौन सा कलर होगा और क्यों? So clearly white, because Okay. see, white gives you an opportunity to add as many colors as you want. हाँ. And टेक्सटाइल्स की, अपैरल्स की ब्यूटी है दो कलर जो आते हैं. I think white would be definitely, you can do complete range, जिसे मुझी करता है ना सब ग्रे में, हाँ. वैसे you can do entire range in white. Yeah. Great, sir. Thank you so much for answering all the three questions. Lovely answers. And उसके साथ अपने शुरुआत करते हैं अपने मेन पॉडकास्ट सेगमेंट की. तो सबसे पहले तो अपने चालू करने से पहले आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी जो जर्नी रही है. हमारा लास्ट पॉडकास्ट जो हुआ था जब तक आप कैन एंटरप्राइज एक फैब्रिक बिजनेस था, तब से अभी तक जब आप गारमेंट भी कर चुके हो, इतना टीम ग्रो कर चुके हो, तो आपका जर्नी, एक चेंज, एक एवोल्यूशन किस तरह से हुआ है, कैन के बारे में बताया, और कैन के साथ साथ इंडस्ट्री किस तरह से ये इस दौरान बदली है. सो इफ यू कैन ड्रॉ पैरेलल्स की कैन और इंडस्ट्री का किस तरह से हमारे लास्ट पॉडकास्ट से लेकर अभी तक क्या चेंजेस, एवोल्यूशन है, प्रोग्रेस है, ग्रोथ हुआ है. So we did our last podcast I think in April 2020. सब बंद थे घर के अंदर, तभी किया था आपने ने. So it's पीक almost ऑफ like 3 कोविड. years now. हाँ, peak of COVID. I think last 3 years for us personally at Ken has been transformational. Transformational because we started a new business after that. आपसे बात हुई थी, उसके अगले महीने हमने बिजनेस शुरू किया. We have hired, our hiring has been on steroids. मतलब हमने 4 मई 2020 को 20 ऑपरेटर्स लेके अपैरल बिजनेस शुरू किया, और उसके बाद में 500 दिन में वी एडेड 1000 पीपल. सो यहाँ पे एट द प्रोबेबली द लोएस्ट पॉइंट we had the highest employment generation at that point. So now we are almost 1200, 1300 people, and now also we are adding. So personally it has been a massive learning. मतलब learning on steroids बोल दो या compressed learning बोलो, distilled, मतलब मेरे को लगता है कि मैंने MBA पिछले 3 साल में किया है एक्चुअल बिजनेस का. उसके पहले जो 15-20 साल बिजनेस किया वो बस हो रहा था, फ्लोट कर रहे थे. But real learning on how to build an organization, how to build a team, how to sustain the team, how to grow, वो सब चीजें मेरे को लगता है पिछले 2-3 साल में मैंने सीखी है. बट सर इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, बिकॉज मैं आपको पर्सनली काफी जानता हूँ. आपका जो लर्निंग एपेटाइट है, जो लर्निंग हंगर है, आपके ऑफिस के जस्ट बाहर ये जो आपकी लाइब्रेरी है, इतने बुक्स है, और मैंने देखा आपका बुक कलेक्शन, मतलब सम फैंटास्टिक बुक्स. आई थिंक ये आपका जो माइंडसेट है लर्निंग का, आप अपने बिजनेस में हर 5 साल में MBA करने वाले हो. आई एम श्योर हम अगला पॉडकास्ट आपके साथ करेंगे तो आप बोलोगे कि नहीं, मैंने भी वापस एक MBA किया बिजनेस. यार ये क्लीनर पर्किंस के जो यूएस में जो वीसी है, उनके जो वन ऑफ द सीनियर मोस्ट फाउंडर्स है, जॉन डोर करके, ही मस्ट बी 70 प्लस. ही वाज आल्सो ऑन द बोर्ड ऑफ गूगल and he still runs the VC. उनमें जो लर्निंग का हंगर है एट द एज ऑफ 70, अपने जब उनको सुनो ना यार, अपने को शर्म आ जाती है. मतलब he schedules every fortnight lunch sessions with random students from Stanford University. Just random. कि हर 15 दिन में मेरे को 4-5 बच्चे स्टैनफोर्ड के आएंगे, उनके साथ मैं लंच करूंगा, मैं सीखूंगा क्या सीखना है मेरे को, उनसे मैं पूछूंगा.
and he openly shares his email ID and tells कि you please write to me the last 2 books you have read and what you have learned. If you write that to me, I will share whatever presentation or whatever last seminar he has presented, उसका content I will share with you one on one. अगर आप उसको देखो तो फिर आपको लगता है कि यार आप कर क्या रहे हो खुद भी. एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाएगा. नहीं, but yeah, मतलब उसी बात पे, क्योंकि आपने सेलिब्रिटीज में सर स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज का नाम लिया था, ऑन द सेम लाइंस लर्निंग को लेकर मैंने 2 स्टोरीज कोई तो पॉडकास्ट में सुनी थी व्हिच स्टिल स्टेज विद मी और काफी मुझे मूव की थी. एक तो था कि देयर वाज वन पर्सन इन द वर्ल्ड, आई फॉरगॉट, शायद अमेरिकन ही होंगे, 90 या 92 की एज में उनको ऐसा शौक आया कि मेरे को स्विमिंग सीखना है, बिकॉज मैंने लाइफ में स्विमिंग नहीं सीखा. उस उम्र में उन्होंने स्विमिंग सीखकर एक बहुत चैलेंजिंग स्विमिंग कंपटीशन होता है जो एक कोई तो ओशन या कुछ, मतलब मुझे ज्यादा डिटेल्स अभी ध्यान नहीं है, उसमें ही पार्टिसिपेट है, प्रोबेबली वन द रेस आल्सो. मतलब उस उम्र में स्विमिंग सीखना. वैसे एक दूसरा स्टोरी मैंने सुना था, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की जब तो रेस होता है, इट्स लाइक अ लॉन्ग मैराथन रेस, 3 या 4 दिन कुछ चलता है उसको कंप्लीट करने के लिए. उसमें एंड प्राइज मनी काफी होता है. तो एक कोई फार्मर था, लाइक अ प्रॉपर फार्म मैन, जिसने भूल से पार्टिसिपेट कर लिया इसमें. एंड मतलब इट वाज शॉक टू एवरीवन व्हेन ही पार्टिसिपेटेड. उनके पास कोई जूता नहीं था, कोई प्रॉपर आउटफिट नहीं था. इज अ प्रॉपर फार्मर हु जो भागना जानता है, बिकॉज अपने फार्म में चिकन हेन वगैरह के पीछे भागते हैं उन लोग. ही एक्चुअली वन द रेस and every participant who's a professional pro athlete was shocked because nobody would expected कि ये रेस जीतेंगे. इनको पूछा कि आप रेस जीते कैसे. he said यार क्या होता था ना, हर रात को तो ये जो प्रो एथलीट जो सालों साल ट्रेनिंग करते थे और रेस में पार्टिसिपेट करते थे, उनके प्रॉपर एक डे प्लान था कि सुबह इतने बजे उठ के वो भागना चालू करेंगे, शाम को इतने बजे वो रेस्ट करके रात को सो के वापस भागना चालू करेंगे. तो 3 या 4 दिन का उनका वैसे शेड्यूल फिक्स था. ये तो क्या था, इनको पता ही नहीं था क्या होता है रेस. तो ऐसे पार्टिसिपेट किया, भाग लिए. ये रुके ही नहीं, ये बस भागते गए, ये भागते गए, ये जीत गए. और जब लास्ट में को प्राइज में नहीं मिला, इनको पता भी नहीं था कि ये रेस में प्राइज मनी रहेगा. तो बिकॉज ही फेल्ट कि मैंने रेस में पार्टिसिपेट नहीं किया था प्राइज मनी के लिए, उन्होंने वो प्राइज मनी दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. Fabulous. I mean, we have a lot of stories here also. यार वो एक मराठवाड़ा में one lady, because her husband was in hospital, she did not have money. She entered a marathon and ran in a sari without chappal and won the 21-kilometer marathon. And वो पैसा लेके हॉस्पिटल गई. ये मराठवाड़ा में महाराष्ट्र की स्टोरी है ये. So there are many stories like that. So last 3 years, the only word that comes to mind, actually, for us also and for the industry also, is volatility. मतलब आप अगर एक 40 साल का ग्राफ बनाते हो वॉलेटिलिटी का, और वो ग्राफ को आप कंप्रेस करके 2.5 साल में 3 साल में कर देते हो, तो वो क्या दिखेगा और कैसे बिहेव करेगा ना, वो अपने ने लाइफ, वी आर लकी टू सी दैट लाइफ इन आवर लाइफ टाइम्स. Cotton going down to 35,000 during COVID and hitting 1 lakh, and then coming back to 52-55,000 right now. I mean, an industry which has an EBITDA of less than 10%, net margins of around 2 to 3%, वहां पे आप 50-50, 100-100% का रॉ मटेरियल का फ्लक्चुएशन कैसे मैनेज करते हो? तो जितना सीखना था, करना था, जो 2 साल में सीखा है ना, वो मेरे को लगता है लाइफ में वापस कभी नहीं मिलेगा चांस सीखने का. So I think for textile industry, the volatility has been absolutely crazy, and how people have managed it. अभी तक तो अप साइकिल चल रहा था, तो by default everybody rose with the rising wave and rising tide. Now when the tide has gone out, now it is where everybody is struggling, learning, देख रहे हैं क्या करना है, कैसे survive करना है आज के तारीख में. I mean, even today, probably what I am seeing or what we are experiencing in the last 1 quarter, personally for me, has been the lowest in my career. मैंने इतना मार्केट टफ कभी नहीं देखा है on all the fronts. But I think that is the whole thing. I mean, let's see how it goes forward. But yeah, it has been a fantastic, volatile journey.
रोलर कोस्टर एक्चुअली। तो सर हमें तो हमारी काफी बात हुई है, बट लिसनर्स के लिए एक आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि फैब्रिक बिजनेस होते हुए आपका गारमेंट में एक्सपैंड करना, ये क्या थॉट था, क्या रीजन था कि आप गारमेंट में गए? लाइटर नोट पे तो यार आई थिंक आई वाज क्रेजी। On the lighter note, I will say that I must have been some crazy frame of mind. But on a more serious note, I think there's a lot of pain point for the customers on the apparel side. So if you speak to a lot of apparel customers, they still have a lot of pain from vendors. And if you are able to reduce that pain, solve that pain for them, they would pay you. So that was the basic idea. But on a broader picture, I think apparel, हम लोग ने क्या किया था, एक मैट्रिक्स बनाया था, चारों स्पिनिंग, वीविंग, प्रोसेसिंग, गारमेंटिंग। उसके आगे बनाया कि भाई केपेक्स कितना है, एबिटा कितना है, सेल्स टू केपेक्स कितना है, मैनेजमेंट इंटेंसिटी क्या है, स्किल इंटेंसिटी क्या है, मैन पावर इंटेंसिटी क्या है। तो ये सब मैट्रिक्स जब हमने फिल किया तो मेरे को लगा यार वी आर विलिंग टू टेक द चैलेंज ऑफ मैनेजमेंट इंटेंसिटी, take the challenge of HR intensity and skill intensity, because this is where people with money cannot compete with you, only money. This is where अगर आपको स्केल करना है तो एंट्री बैरियर भी है। स्मॉलर ऑर्बिट पे, लोअर ऑर्बिट पे एंट्री बैरियर नहीं है, बट द मोमेंट यू गो इनटू अ हायर ऑर्बिट एंट्री बैरियर भी है एंड वैल्यू क्रिएशन है इसमें। So the whole thought was centered around which of these sectors offers highest value creation in spite of the challenges, in spite of the bottlenecks and everything. I thought apparel does offer very high opportunity for value creation. That is why we went into it, but बहुत difficult. तो मतलब सर, टू समराइज, एक कॉग्निटिव डिसीजन था, तोड़ मोल के आप लोग ने एक डिसीजन लिया, जैसे आपने बताया मैट्रिक्स बना के सारे फैक्टर्स को वेट करके फिर ये डिसीजन लिया। ऐसा नहीं कि अचानक से उठ और बोला नहीं कल गारमेंट फैक्ट्री डालना है। सो आई थिंक आपने जो मूव भी किया शायद ये बिकॉज कॉग्निटिव डिसीजन था, उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहेगा, बिकॉज यू न्यू द नोन्स, यू न्यू द अननोन्स, आपको पता था क्या बिजनेस में जा रहे हो, वो उस डिसीजन का बिजनेस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है। नहीं, हम लोग ने तो वेरी ऑनेस्टली अपैरल मेरे दिमाग में पिछले 7-8-10 साल से था। और एक टाइम पे आई थिंक अबाउट 15 years बैक आई केम वेरी क्लोज टू फाइनलाइजिंग, मतलब इवन आई हैड फाइनलाइज्ड अ कंसल्टेंट, और इक्विपमेंट फाइनल करने के पॉइंट पे आके आई टुक अ बैक सीट। अच्छा हुआ दैट टाइम आई टुक अ बैक सीट, बट देन व्हेन वी बिल्ट अराउंड दिस टाइम वी बिल्ट अ कंप्लीट प्लेबुक ऑन हाउ टू गो अबाउट इट बिफोर एक्चुअली एंटरिंग। एक एक चीज लिखी हमने बराबर से कि मेरे को समझ में आ रहा है, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, स्टडिंग ऑल अदर प्लेयर्स इन द मार्केट, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं करना चाहिए, वेरी क्लियरली वो लिख के हमने किया। फिर हमने वो फॉलो नहीं किया, इसके लिए हमको भी बड़ी प्रॉब्लम हुई। Now we are coming back to the book that we had built and now following it properly, and if you follow it, I think it should work. तो अधिक सर, एक बहुत बड़ा लेसन आपने बताया है, एंड अगेन टू आवर लिसनर्स एंड जिनका भी एक टेक्सटाइल ऑपरेशन है, टेक्सटाइल बिजनेस है, कि बहुत जरूरी है पहले स्ट्रेटजी डिफाइन करना, एक प्लेबुक बनाना, एंड फिर चाहे आप प्रमोटर ड्रिवन कंपनी हो, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, प्लेबुक को अपनी टीम को बताना कि क्या करो, क्यों करो और कैसे करो। जो व्हाई, व्हाट एंड हाउ बोलते हैं, एंड आल्सो हु, कि कौन करेगा, वो आप डिफाइन कर दोगे ना, तो बिजनेस में काम करने में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा चेंज आता है, एक अच्छा इम्पैक्ट आता है वो चीज का। 100%, there is no question about it, प्रतीक। हम लोग ने प्लेबुक जो लिखी थी मैंने 2019-20 में चालू करते समय, उसमें जितने पॉइंट्स में मैंने डेविएशन किया, ऑल ऑफ देम हैव कॉस्टेड मी अ लॉट। प्रमोटर जब खुद एग्जीक्यूशन में घुस जाता है और वो एग्जीक्यूशन करते टाइम जब उसको खुद को कुछ चीजें कन्वीनियंट लगने लगती है, तो वो कन्वीनियंस के सेक के लिए जब कुछ कर लेता है, जब उसको मालूम है प्रिंसिपली गलत है, बट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ही इज डूइंग इट एट दैट पॉइंट, it comes back to bite, and 10 out of 10 times it has happened. Okay. So, sir, since you're talking about this, just for my curiosity,
आप ये जो डिविएशन की बात कर रहे हो, डिविएशन फ्रॉम योर प्लेबुक, और जब आपको रियलाइज हुआ लेट्स से कि 10 में से 8 बार वो डिविएशन है कॉस्टेड यू, राइट, वो नहीं होना चाहिए था, कितनी बार ऐसा और हुआ रहेगा कि वो डिविएशन मैनेजमेंट ने या प्रोमोटर ने लिया है, या कितनी बार ऐसा हो रहेगा कि वो डिविएशन एक्चुअली टीम ने लिया है? Yeah, actually, the responsibility eventually falls on the promoter, and as a MD or as a CEO, टीम ने भी लिया है, तो या तो मैंने रिव्यू नहीं किया, मतलब मेरा रिव्यू मैकेनिज्म पुअर है, और या वो एस्केलेट हुआ और मैंने बॉदर नहीं किया और मैंने अलाउ कर दिया, तो मैंने डेविएशन परमिट किया है। अल्टीमेटली बक स्टॉप्स विथ मी यार। तो ये टीम वीम का तो सब कहानी किस्सा है ना, वो सब चालू और खत्म अपने से ही होता है। मतलब वो एक किताब पढ़ी थी मैंने, इट इज रिटन बाय यूएस नेवी सील्स। ओके। क्या नाम था, हाई इम्पैक्ट परफॉर्मेंस या कुछ तो भी नाम था उसका। दे आर नेवी सील्स है दोनों, जैक विल्निक्स, एंड दे आर काफी फेमस है, टेड टॉक वगैरह इसमें पॉडकास्ट में। उन्होंने एक बड़ा सिंपल लाइन बताया विच आई थिंक हैज बिकम अ मंत्रा नाउ। द टीम परफॉर्मेंस फॉल्स टू द लेवल ऑफ योर टॉलरेंस। आपने जो टॉलरेट किया, नेक्स्ट टाइम उससे एक लेवल नीचे जाएगा, फिर आपने टॉलरेट किया, फिर एक लेवल नीचे जाएगा। This is going up on our wall right now after this podcast. बहुत अच्छा था सर ये। And another thing, what happens is I have told my जो core members मेरे direct reportees है ना, तो I get this, I take this constant feedback from them. तो सब जन मेरे को एक ही चीज आके बार बार फीडबैक आता है कि आप ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करते हो, या यू शुड ऑल्सो अप्रिशिएट व्हाट इज बीइंग डन। तो आई डू दैट नाउ कॉन्शियसली, बट आई टेल देम कि व्हेन यू आर लुकिंग एट मी, no matter how much I appreciate, you have to understand you are talking to a eternally unsatisfied entrepreneur. I told him कि when you look at me ना, please keep this in mind कि आप कुछ भी कर लोगे ना, how much ever I appreciate, I will still find something कि अपने और कर सकते हैं। So you are talking to somebody who is eternally unsatisfied. But sir, इसका मैनेजमेंट कितना अच्छा लगता है, because मतलब I can relate to you, like totally relate to you on this, right? On one side, you have to build a culture where you are rewarding the performers, right? आप उनको acknowledge कर रहे हो, reward कर रहे हो। तो सर जैसे आप पहले बता रहे थे volatility का, जो आप बता रहे थे कि पिछले 40 साल का और अगले पिछले 3 साल का अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियसली हमें दिख रहा है, कॉटन का भी आपने प्राइस बताया। तो जो टेक्सटाइल बिजनेस है, राइट, जिसमें इनपुट कॉस्ट बहुत बड़ा कॉस्ट है। आज सुबह ही मुझे पीयूष चंद्राना ने उनका लिंक्डइन पोस्ट भेजा था, जिधर उन्होंने इस बारे में ये बात की है कि इबिटा लास्ट ईयर आप देखेंगे तो काफी कंपनीज का नीचे है। उन्होंने कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स दिया है कि एक पर्टिकुलर कंपनी का लेट्स से 8% इबिटा का हुआ, तो उसका कारण था कि 7% उनका इनपुट कॉस्ट बढ़ गया। तो ये जो इंडस्ट्री है जिसमें इनपुट कॉस्ट इतना बड़ा फैक्टर है, उसमें इतना वोलेटिलिटी के साथ आप बिजनेस कैसे मैनेज करते हो? एंड वोलेटिलिटी हो सकता है प्राइस का हो, या कोई इकोनॉमिक मूवमेंट का हो, या कोई पॉलिटिकल फ्लक्चुएशन का हो, बट कंसिडरिंग इतने सारे माइक्रो फैक्टर्स है, इतने सारे माइक्रो फैक्टर्स है, इतने सारे वेरिएबल्स है, इसके साथ बिजनेस को आप कैसे मैनेज करते हो, कैसे आपका रिस्क और अनसर्टेनिटी मैनेज करते हो? यार इसमें कोई, आई थिंक देयर इज नो फॉर्मूला दैट वर्क्स। I think simply you have to be aware, keep talking to everybody, keep talking to people who are more aware than you are, who look at numbers. आपको numbers नहीं समझ में आते, आप numbers नहीं देखते हो. You connect with people who look at numbers, who look at trends. So that is the only way, because there is no formula here. And one simple thing that we or anybody does in today's time is they do back-to-back business. Don't take any positions, because कहाँ जाने वाला है शायद भगवान को भी पता नहीं। तो कोई डायरेक्शनल कॉल वगैरह नहीं लेके, सिंपली डू बैक टू बैक बिजनेस एंड कीप डेफिनेटली स्पेंड सम टाइम इन अ वीक टॉकिंग टू people who you think know more about the market or who are more into this. So write back on their knowledge and their wisdom and their thought process. Well, 3 दिन पहले I had a spinner in my office here. हम लोग का कुछ बात चालू था,
तो वो उन्होंने मेरे को नंबर्स बताया कि वाई इंडियन कॉटन इज द मोस्ट एक्सपेंसिव इन द वर्ल्ड, इंडियन यार्न इज द मोस्ट एक्सपेंसिव, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। और शाम के टाइम पे साउथ का कोई मिल ओनर था, उसने बोला निकुंज जी ऐसे कैसे काम नहीं होता है, इंडियन कॉटन इज द चीपेस्ट इन द वर्ल्ड एंड इवन देन एक्सपोर्ट्स इज नॉट हैपनिंग, हाउ इज दिस पॉसिबल। अब इतना कंट्राडिक्टरी दोनों के बीच में था। सो इट्स nobody knows the real, so मैं बता रहा हूँ इट्स लाइक फोर पीपल blindfolded defining a elephant। सब अपनी जगह पे सही है बट पूरा पिक्चर किसी को भी पता नहीं है। तो rather than you becoming one of the four blind men trying to define, you be a spectator standing outside watching everybody give their definitions and you see कि आप उसमें से क्या choose and pick और select कर सकते हो। I think staying a little hands off in this matter of trying to take calls, but connecting with people who are more aware and from different segments, because अपना टेक्सटाइल इतना ज्यादा वाइड है कि सिर्फ मैक्रो नंबर देख के काम नहीं आता। हर लेवल पे हर ऑर्बिट में अलग काम हो रहा है। इट्स अ यूनिवर्स इन इटसेल्फ। तो सर आपने एक्चुअली दो बात कही और दोनों बहुत अच्छी है, मैं एक्चुअली उसको एक बार समराइज करना चाहूंगा। एक बात आपने ये कही कि आप स्पेक्युलेटिव काम मत करो, मतलब ये शेयर मार्केट नहीं, आप बिजनेस चला रहे हो। एंड हम भी बड़ी कंपनीज को जो देखते हैं तो उनका यही खासियत है कि उन लोग स्पेक्युलेटिव बिहेवियर नहीं करते। उनका परचेज पॉलिसी, सेल्स पॉलिसी, सब डिफाइंड पॉलिसी है, एज पर पॉलिसी लोग चलते हैं कि ठीक है जितना बिका उतना इनपुट खरीद लिया, उस तरह का बिजनेस चलाओ। और दूसरा आपने कहा कि लोगों से बात करो, बट बहुत जरूरी इसमें दो चीज मेक श्योर करना। एक तो ये कि आपका सोर्स जो है आप सही लोगों से बात कर रहे हो, हर किसी की मत सुनो। और दूसरा आपने बोला कि पूरा वैल्यू चेन में बात करो, खाली ऐसे नहीं आने वालों से बात करके, जैसे आपने अपना कल का उदाहरण दिया कि पूरे वैल्यू चेन में समझो कि क्या मूवमेंट है, किधर क्या फीलिंग, और उसके हिसाब से डिसीजन लो। इसमें एक पॉइंट और ऐड करूंगा फ्रॉम माय एक्सपीरियंस कि 90% ऑफ द पीपल यू टॉक टू आर बिल्डिंग अ नैरेटिव बेस्ड ऑन देयर पोजीशन। उसको बेचना है कि खरीदना है। तो जहां से न्यूट्रल, लाइक गिव यू एग्जांपल, यू लाफ। आई वाज इन 4-5 साल पहले चाइना गया था एक सेमिनार अटेंड करने के लिए, सेमिनार प्लस यान शो था। तो उसमें एक इंडिया के बहुत बड़े यान एक्सपोर्टर हु हैज अ गुड प्रेजेंस इन चाइना, he was making a presentation to the entire audience, most of which was Chinese and most of them were his customers. So he painted a picture with numbers कि आगे कॉटन ही नहीं मिलेगा, धागा ही नहीं मिलेगा, आज भी खरीद लो, ये कर लो। बड़ा अच्छा उन्होंने पिक्चर पेंट किया कि बाद में सबको लगा कि अभी खरीद लेना चाहिए। फिर बाद में जब वो आया है तो उनका चाय वाय पी रहे थे तो उनको पूछा यार वेरी इंप्रेसिव प्रेजेंटेशन है, ये डेटा वेटा कहाँ से आया? बोला हु केयर्स अबाउट द डेटा यार, अपने को तो सिर्फ नैरेटिव बिल्ड कर रहा था, अपने ने कर दिया। माल बेचना तो बिक गया। तो सर आपका ये जो ग्रोथ रहा है कि आपको टेक्सटाइल से लेके काफी उम्मीद है, आप काफी इन्वेस्ट भी कर रहे हो अपना टेक्सटाइल बिजनेस ग्रो करने के लिए। तो आपको लगता है कि जो चाइना प्लस वन की इतनी बातें होती है उसमें एक्चुअली कुछ धर्म उसका रियली कुछ इम्पैक्ट आ रहा है, वो चाहे चाइना प्लस वन हो या बांग्लादेश का हो, मतलब इसका एक्चुअली हमारे इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रियलिस्टिकली क्या इम्पैक्ट है? So let's again zoom out and look at China is about $280 billion export, TNC, textile and clothing. India is $40 billion. Last year तो 33 हो गया उसमें भी। We closed the March at 33, उसमें भी गिर गया अपना। Now ये China plus one at a macro is very interesting and looks good, sounds good. Especially for textiles, I don't think it is a lot of relevance. So चाइना का जो आज भी एक्सपोर्ट है वो ग्रो हुआ है क्योंकि चाइना जो कैटेगरीज में है उसमें हमारे पास स्ट्रेंथ ही नहीं है। आप अगर वहां से मैनमेड के आपको जो कपड़े मिलते हैं, फिलामेंट के, टेक्सचराइज के, पॉलिएस्टर के, नायलॉन के, उनके कलेक्शन के सामने इंडिया में 1% भी नहीं है। उनकी एबिलिटी टू सर्विस अ कस्टमर, उसके सामने आवर एबिलिटी टू सर्विस द कस्टमर।
तो आई डोंट थिंक दिस चाइना प्लस वन डिस्कशन टेक्सटाइल्स के अंदर होल्ड्स अ लॉट ऑफ वाटर राइट नाउ. बहुत नॉमिनल चीजें हैं जो कुछ बिकॉज ऑफ द सिंजियान कॉटन जो यूएस ने बैन कर दिया, उसके कारण डेफिनेटली चाइना से वो लोग फैब्रिक या कॉटन नहीं लेंगे. उसके लिए बाय डिफॉल्ट द चॉइस कम्स टू इंडिया. बट उसके बावजूद लास्ट ईयर तो अपना एक्सपोर्ट डी ग्रो हुआ ना यार. अभी ये सोचो कि अगर वो सिंजियान कॉटन बैन नहीं करते और वो भी चाइना से जाता तो लास्ट ईयर क्या 20 बिलियन पे आ जाते अपने. सो द डिस्कशन इज नॉट वेरी वेरी रेलेवेंट. China plus one, especially in textiles, the way I see it. But yes, partnering with a country like Bangladesh, I think makes a hell of a lot of sense. मतलब अगर एक क्रिकेट टीम बनानी है तो उसमें अगर इंडिया और बांग्लादेश मिलके खेले तो ये काफी अनबीटेबल सा कॉम्बिनेशन हो जाएगा. बिकॉज उनके पास में बॉलिंग बहुत अच्छी है और हमारे पास में बैटिंग बहुत अच्छी है. So like they have a massive infrastructure on apparel. Their apparel exports are 40 billion. We are at 16 billion. So apparel का उनका the way they service the clients, apparel का पूरा ecosystem उन्होंने अच्छा build किया है. और हमारे पास में जो upstream cotton है, spinning है, fabrics है, ये हमारे पास अच्छी है. उनके पास में डाउनस्ट्रीम फैब्रिक प्रोसेसिंग है, नीटिंग प्रोसेसिंग है और गारमेंटिंग है, वो उनके पास अच्छी है. तो अगर ये कॉम्बिनेशन अगर देखा जाए तो आई थिंक बिकम्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. सो आई थिंक दैट इज व्हाट वी शुड लुक एट. एंड आल्सो वी हैव अ लैंड बॉर्डर विद बांग्लादेश, कल्चरली वेरी सिमिलर. So it is not so much China plus one. It could be say Pakistan plus one or Bangladesh plus one. बट सर इसका मतलब ये भी हुआ ना कि एक्चुअली अपॉर्चुनिटी है, जैसा बोला टेक्सटाइल्स में उतना अपने कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं. जो गवर्नमेंट का जो एक विजन है 2030 तक $100 बिलियन एक्सपोर्ट का टेक्सटाइल एंड अपैरल का टीएनए, आई थिंक जो आपने बात कही वो ये है कि अपॉर्चुनिटी है, बट अपने पास वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए ना जो इंफ्रास्ट्रक्चर या जो कैपेबिलिटीज चाहिए वो शायद उतनी नहीं है, व्हिच इज वेयर वी एज अ इंडस्ट्री में हैव टू इन्वेस्ट फर्दर इन इंप्रूविंग आवर क्वालिटी हो या क्लाइंट सर्विसिंग हो या लेट्स से कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटीज हो. So there are certain factors which we'll have to overcome, but opportunity definitely could be there. मैक्रो अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है, एंडलेस है. बट आप उसको अगर थोड़ा सा स्लाइस करके देखो तो अपनी पूरी सप्लाई चेन फ्रेगमेंटेड है. उसके बाद में अपस्ट्रीम, आई विल नॉट टेक नेम्स, बट अपस्ट्रीम फाइबर सप्लाई is completely controlled and monopolized. So if your raw material supply is monopolized, आप डाउनस्ट्रीम में कितने competitive हो जाओगे इंटरनेशनल मार्केट में. And this fundamental fact cannot be changed, and it will never be changed. And if you keep that in mind, आप हर कैटेगरी में, हर प्रोडक्ट में आप अगर चाइना के सामने सोचो compete करना, तो पॉसिबल ही नहीं है. जो कैटेगरीज में कर सकते हो उसमें कर सकते हो, उसमें बिल्ड कर सकते हो. बट अक्रॉस द कैटेगरीज व्हाट चाइना इज डूइंग और वियतनाम इज डूइंग, आई डोंट थिंक वी स्टैंड अ चांस यार. बिकॉज रॉ मटेरियल सप्लाई का कितना बड़ा कंस्ट्रेंट है, आप ये देखिए. विद यू सर, टोटली ट्रू. और सिंस अभी आप दो बिजनेस चला रहे हो, वीविंग एंड अपैरल्स, एंड अपैरल्स एक अलग ही टीम है, इट्स वेरी फैशन ओरिएंटेड बिकॉज यू आर इन द फैशन कैटेगरी. तो आप ये लेटेस्ट ट्रेंड्स, लेटेस्ट इनोवेशन, लेटेस्ट चेंजेस, कंज्यूमर पैटर्न हो या परचेस पैटर्न हो, ये सब चेंजेस को कैसे बैलेंस करते हो बिजनेस के साथ साथ? बिकॉज दो तरह का अलग अलग सेटअप बिजनेस चलाना भी अपने आप में एक अलग चैलेंज है. Can Enterprise, if I'm not mistaken, exports to 15-20 countries in the world, right? There are certain countries जिधर आप लोग का काफी अच्छा मार्केट शेयर है, तो एक अलग ही अपने आप में जोग्राफिकल, पॉलिटिकल, मैक्रो चैलेंजेस है. उसके साथ साथ एक अपैरल बिजनेस में जो कंज्यूमर फोकस है उसके, यू नो, हाउ डू यू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट ट्रेंड्स, लेटेस्ट चेंजेस? ये परसों ही डिस्कशन हो रहा था कि जो मेरा इंटरनल रैम है वो जैम हो चुका है. अभी वो होता है ना, एक्सटेंडेड मेमोरी, एक्सटेंडेड रैम लगाने की जरूरत है. बिकॉज अपने पास में इतना बैंडविड्थ ही नहीं है कि अपने दोनों बिजनेसेस मैनेज कर सके. सो दिस इज वेयर
continuously getting it the right people. Along with the right people, you train them or you groom them continuously on what is the larger picture. कंपनी का क्या पॉलिसी है, अपने को क्या करना है. सो दैट इज द वे यू स्प्रेड आउट. अपैरल के अंदर तो the market interaction, customer interaction intensity is very, very high in apparel. Now, if that comes to my table, या तो काम ही नहीं होगा या मेरा बाकी सब काम बंद हो जाएगा. So that is completely delegated to at least there are 4-5 people who are fully involved in business development. We have a weekly meeting कि भाई क्या चल रहा है, ट्रेंड आप बताओ, ये करो. I am still more involved on the fabric export side on a hands-on basis, and on the apparel side more on the strategy and policy side. And I mean I spend more time apparel में meeting the end customer का जो owner है या वो company का CEO है या कोई designers है या traveling to other places seeing new plants, new culture, वो लोग क्या better या क्या नया कर रहे हैं rather than in the operation side. So yeah, it's a challenge, it's a stretch. But I think that is the only way. यार starting में तो वही करना पड़ेगा जब तक टीम उतनी ग्रूम या मैच्योर नहीं होती है कि they can take it up independently. तो बेसिकली डेलीगेशन, आई थिंक एक चीज जो अपने डिस्कस हुआ था कि आपने 200 से 1200 की टीम जो की, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि वो 1200 की टीम तो ठीक है, इट्स अ नंबर, बट आपने अपना सीनियर लीडरशिप वन डाउन वगैरह काफी बिल्ड किया है. एंड यू नो उस बेसिस पे मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो प्योरली प्रमोटर ड्रिवन बिजनेस है, मुझे याद है लास्ट टाइम भी जो अपने बैठे थे आप बता रहे थे कि इंडिया ही नहीं ग्लोबली एक्चुअली टेक्सटाइल इज अ प्रमोटर ड्रिवन बिजनेस. तो ये इंडस्ट्री में यूजुअल माइंडसेट, एटलीस्ट मैंने मेरे लिमिटेड इंटरेक्शन में देखा है कि लोग बहुत एक्सक्यूज ड्रिवन होते हैं कि अरे यार मतलब कैसे रन करेंगे, कैसे ग्रो करेंगे, वो डेलीगेशन, हायरिंग, बिल्डिंग वन डाउन वो सब का कल्चर नहीं है. एंड आपके लिए तो इतना, मेरे को लगता है इतना चैलेंजिंग होगा कि एक कोल्हापुर में इचलकरंजी बेल्ट में इतने लोगों को अट्रैक्ट करना, जिधर ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टैलेंट पूल है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ऑलरेडी है या अपैरल का नो हाउ या एक नॉलेज बेस या टैलेंट बेस अवेलेबल है. तो हाउ डू यू काउंटर दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, ये यू नो रिसोर्स लाना, कि ट्रेन करना, वो प्रोफेशनल सेटअप बनाना, जो मोस्टली आई थिंक 10 में से 7-8 कंपनीज तो उधर ही गिव अप कर देती है सोच के कि नहीं यार ये नहीं होगा, चैलेंज होगा. आपका मैंने देखा आप चैलेंज में फोकस नहीं करते, आप वो चैलेंज को अपॉर्चुनिटी ट्रीट करके और उसको काउंटर करते हो. जैसे अपने गारमेंट बिजनेस का भी जब उदाहरण दे रहे थे, आपने बताया कि ऑटोमेटिकली एक एंट्री बैरियर है व्हिच इज नॉट जस्ट कैपिटल, right? Even people with a lot of capital, when they want to enter this market, एक उसका एक entry barrier which is management expertise और operational expertise. तो आप ये challenge को opportunity की तरह देखने का mindset आपका कहाँ से आता है? So I'll tell you, सबसे पहले HR pool के बारे में. तो we had discussed this पहले भी कि real India is still in tier 2, tier 3, and इचलकरंजी को आप tier 3 बोलो या tier 4 बोलो. तो हमको एक पहले तो बहुत बड़ा एडवांटेज मिला रिवर्स माइग्रेशन का कोविड में. सो अपार्ट फ्रॉम द चैलेंजेस दैट आर देयर, एडवांटेजेस जो मिले या बेनिफिट्स जो मिले, मैं उसकी बात करता हूँ. तो हमको एक रिवर्स माइग्रेशन का बहुत बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला. तो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इचलकरंजी के बच्चे बांग्लादेश में काम कर रहे हैं, श्रीलंका में काम कर रहे हैं, इजिप्ट में काम कर रहे हैं, जॉर्डन में काम कर रहे हैं. एंड उनको बिकॉज ये रीजन में अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, दे हैड टू गो आउट. बट जहां पे मैंने उनको सेम लेवल ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफर करी, ऑलमोस्ट सिमिलर पे स्केल ऑफर किया, एंड उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली कि वो अपने पेरेंट्स के साथ और फैमिली के साथ रह सके, तो बाय डिफॉल्ट दे वर अट्रैक्टेड टू कम हियर. सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग. सेकंड, ऑल्सो एट टाइम्स ये एडवांटेज हो जाता है कि जहां पे बहुत ज्यादा कंपीटिंग इंडस्ट्रीज नहीं है या इकोसिस्टम नहीं है, पीपल कैन नॉट जंप एवरी डे. तो एक नेचुरल फिल्टरिंग हो जाता है कि दे विल ज्वाइन यू ओनली इफ दे आर कमिटेड. तो हम लोग का भी ये प्रोसेस में हायरिंग प्रोसेस काफी इंप्रूव हुआ कि किसको लेना किसको नहीं लेना. जस्ट बिकॉज समबडी वांट्स टू कम टू इचलकरंजी विद देयर फैमिली, हमने उसको ले लिया, दैट डजंट वर्क. सो नाउ जो हम लोग का पहले माइंडसेट था कि नहीं हमको पूरा ऑपरेशन इचलकरंजी से ही चलाना है, क्योंकि हमने फैब्रिक बिजनेस में जो किया था कि वेरी क्लियर, नो ऑफिस एनीवेयर एल्स.
all marketing, banking, everything from Ichal Karanji. Same mindset I took to apparel. Apparel में मैंने वो किया, then we realized it doesn't work that way there. So now we have a business development team in Delhi, in Bombay, in Bangalore. तो जो भी मार्केट प्लेसेस है वहां पे टीम सेपरेट बिठा के रखी है, जो मेरा लास्ट ईयर तक माइंडसेट ही नहीं था. सो अगेन यू हैव टू कीप लर्निंग कि क्या यू हैव टू हैव अ हाइब्रिड मॉडल. तो डेफिनेटली एचआर पूल का चैलेंज है, बट यार अगर कोई इचल करंजी से बांग्लादेश जाके काम कर सकता है और बाकी जगह पे जाके काम कर सकता है, तो हमारे यहाँ पे भी तो अगर आप अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो, उसको अच्छा एक्सपोजर दो, उसको अच्छे से अथॉरिटी दो, डेलीगेट करो, ट्रेनिंग, स्पेंड अ लॉट ऑन ट्रेनिंग, दे शुड बी अट्रैक्टिव. अंडरस्टूड सर. और मैं जानता हूँ आप बहुत टेक्नोलॉजी savvy हो, बट हमारे लिसनर्स के लिए टेक्नोलॉजी का आपके लिए क्या महत्व है, स्पेशली आपके टेक्सटाइल बिजनेस में. So, एक तो आपके खुद के टेक्सटाइल बिजनेस में, ओवरऑल इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, because आपको पता है अपना डोमेस्टिक जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री उतना ज्यादा टेक्नोलॉजी savvy है नहीं. तो taking this opportunity to kind of throw some more light on the importance of technology in your as well as your business as well as the industry. So technology in our industry, I will split it into two. One is the technology which is upgraded or the latest technology in the manufacturing side. Manufacturing ka technology upgradation is a no-brainer. In today's world, latest technology for manufacturing has to be their default. It will help you in your operating cost, in overall. वो स्टोरी में कहीं डिस्कशन ही नहीं है. Then you come down to technology which you use for your day-to-day working, your management related जो टेक्नोलॉजी है, MIS के लिए आप ERPs यूज कर रहे हो या सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो या एप्स यूज कर रहे हो, मेरे को लगता है यार उसके बगैर धंधा बना ही नहीं सकते हो आज के तारीख. आज आप लोग भी तो टेक प्लेटफॉर्म हो, आप फोन करके कितना बेच लोगे. और अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर अगर आप किसी का भी टाइम शीट बनाओगे कि वो दिन में 480 मिनट अगर वो काम कर रहा है, तो 480 मिनट में वो कितने मिनट क्या कर रहा है, तो मोटा मोटा आपको ये समझेगा कि एनीवेयर बिटवीन 40% of the time to 75% of the time he is spending on follow-up, which can be automated by technology. तो ये जो चीज है ना, ये छोटी छोटी चीजें अगर अपने डेली वर्किंग में इनकॉर्पोरेट करते हैं, रिपोर्टिंग सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, फॉलोअप है. आज हम अपने अमेजोन से 50 रुपए की रिफिल खरीदते या पेन खरीदते हैं, वो 50 रुपए के बाइंग के सामने आपको पूरी विजिबिलिटी है कि वो निकल गया, इधर है, ये टाइम पे पहुंचेगा, ये आपको आके डिलीवरी दे रहा है, घर पे देना, मतलब वो आपको 50 के सामने 50 मैसेज दे देगा विजिबिलिटी के. इसको 5 से 10 मिनट लगते हैं पहुंचने में, वो भी आपको टाइम टू टाइम, सेकंड टू सेकंड विजिबिलिटी दे रहा है ट्रैकिंग का. और उसके सामने हम यहाँ पे 50-50 लाख 1-1 करोड़ के ऑर्डर लेते हैं. वो कस्टमर अपना सर पीट रहा है, मैं मेरा सर पीट रहा हूँ, मेरा आदमी अपना सर पीट रहा है. पूरे चैनल में किधर क्या हो रहा है 60% 70% क्लैरिटी, उससे ज्यादा क्लैरिटी किसी को भी नहीं है. बेसिक विजिबिलिटी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन, ये बीच का अगर अपने पूरा सीमलेस कर दे, तो मेरे को लगता है अपना काम आधा 90% काम तो उधर ही फ्री हो जाता है. So that is where I think we really need to do more work at Ken also and as an industry also to create those the right products. So again, पूरे स्टार्टअप में, टेक वर्ल्ड में टेक्सटाइल कहीं आता ही नहीं है. टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कोई प्रोडक्ट बिल्ड करे या टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कोई सॉफ्टवेयर बिल्ड करे, कोई ERP, सबको पेन पॉइंट है, सबको पता है. So I think that is one very big gap in the IT industry, but that is also one of the biggest ways to manage or scale up your business. Very well said, sir. और मार्केट रिसर्च का आपके हिसाब से आपके बिजनेस में या इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए क्या महत्व है, एंड किस तरह का मार्केट रिसर्च एक टेक्सटाइल कंपनी के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है?
मार्केट रिसर्च डेफिनेटली हेल्प्स यार. मतलब रिसर्च इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डेटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डेटा लीड्स टू अ लॉट ऑफ इंसाइट्स. बट मार्केट रिसर्च सिर्फ मैक्रो मैक्रो काम नहीं आता है. बिकॉज टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो माइक्रो में बसी हुई है. बिकॉज टेक्सटाइल इंडस्ट्री कॉटेज भी है, एसएसआई भी है, एमएसएमई भी है, एसएमई भी है, मिड स्केल भी है, लार्ज भी है. तो इतने सारे इसमें लेवल्स है टेक्सटाइल में कि मैक्रो रिसर्च काम मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा नहीं आता है. बट इट गिव्स यू अ ट्रेंड. बट अगर वो रिसर्च और माइक्रो लेवल पे जाता जाए, उसको जितना आप डिटेल में जाता जाए, तो डेफिनेटली डेटा ड्रिवन इंसाइट्स, रिसर्च रिलेटेड इंसाइट्स काम आती है और जरूरी है अपने लिए. बट यार उसके बाद में कौन सा स्टाइल चलेगा ये रिसर्च नहीं बता सकता है. विच ब्रांड विल डू वेल. एंड कैन यू इमेजिन in a market where you have a jockey as a market leader and you have other similar brands, you have a brand in Bangalore called Damesh which comes out of nowhere and builds a massive sales infrastructure, one of the most successful D2C stories in current times. So kahin na kahin it was a combination of market research and the intuition. I think रिसर्च तो अपनी जगह पे चाहिए अपने को, बट उसके साथ में इंसाइट्स चाहिए. जो आदमी का जो इंटरनल एआई होता है ना, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. सिर्फ कंप्यूटर का एआई काम नहीं आता है. राइट. एंड उसी हिसाब से जैसे मार्केट रिसर्च आपने बताया, आपके नॉलेज में या आपके नजर में क्वालिटी का क्या इंपॉर्टेंस है? I think quality is very misunderstood. क्वालिटी का हर बार मतलब ये नहीं होता है कि रोल्स रॉयस ही क्वालिटी है. मारुति भी क्वालिटी है. So quality has to be first aspect we need to understand is what is acceptable quality. So we need to understand. और ये मेरे को इसमें ज्यादा समझ में आई अपैरल के अंदर, बिकॉज अपैरल के अंदर बात भी आप AQL पे करते हो. एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल क्या है. एंड क्वालिटी इज वन साइड ऑफ द कॉइन. द सेकेंड साइड ऑफ द कॉइन इज कंसिस्टेंसी. सो आप कोई भी लेवल पे कोई भी क्वालिटी बनाओ, द मोर कंसिस्टेंट यू मेक इट, द बेटर इट इज. राइट. एंड क्वालिटी में तो यार देयर इज अ मार्केट फॉर रोल्स रॉयस, देयर इज अ मार्केट फॉर मर्सिडीज एंड देयर इज अ मार्केट फॉर मारुति. Where you want to place yourself, which game you can play. There is a market for everything, but the fact remains that Rolls-Royce is more profitable than all the other companies. Yeah, Tesla. So again, what game you want to play, which orbit you want to place yourself. But I think consistency is the key. जैसे आप quality level improve करते जाओगे, या if you start focusing on better and better quality, it is actually cheaper and more profitable to do better quality, because then you are optimizing all your operations. So if you are optimizing your operations, you are building a culture with the team. If you are building a culture with the team of quality, it is not only quality, it becomes a work ethic. So वैसे देखा जाए तो broader level, it impacts everything that you do. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. अगर मैं एक व्हाइट शर्ट कर रहा हूं मेरे डिपार्टमेंट में, और मैं वो हाईएस्ट क्वालिटी लेवल का शर्ट कर रहा हूं, तो बाय डिफॉल्ट माय डिपार्टमेंट विल बी द क्लीनेस्ट डिपार्टमेंट यू विल गेट टू सी. वहां पे सब चीजें अपनी जगह पे होगी. वहां पे पानी नहीं गिरा सकता आदमी, चाय नहीं पिएगा उधर जाके. सो वो इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोकसिंग ऑन दैट हाईएस्ट क्वालिटी लेवल. और वही अगर मैं लोकल का 90-100 रुपए वाला शर्ट बना रहा हूं, नाउ जस्ट इमेजिन दैट सिनेरियो इन योर हेड कि फिर डिपार्टमेंट का क्या हाल होगा. तो डेफिनेटली द मोर यू फोकस ऑन क्वालिटी एंड यू गो हायर अप द चेन, you start creating entry barriers, you start creating a culture
of excellence in the whole operation setup. राइट। और सर जैसे पहले आपने दफा बताया कि एक तो ये हो गया, जैसे अपने मार्केट रिसर्च की बात कर रहे थे कि मार्केट रिसर्च के साथ आपने बोला अपना इंटरनल लिया है, या पहले जो अपने ट्रेंड वगैरह की बात कर रहे थे या वोलेटिलिटी की बात कर रहे थे, आपने बताया कि राइट सोर्स से बात करो, फिर वैल्यू चेन में बात करो। तो मैं जानता हूँ कि आप बहुत डेटा ड्रिवन हो, आप काफी टाइम स्पेंड करते हो ये सब एक्टिविटी करने के लिए। तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कैसे आप बैलेंस करते हो कि डेटा ड्रिवन मॉडल पे आपको क्या इंसाइट्स आ रहा है एंड उसका अपना जो इंटरनल लेयर है, जो आपका खुद का इंट्यूशन है या खुद का जो एक डिसीजन मेकिंग इन्फ्लुएंस होता है हर किसी का, तो वो ये दो चीज को आप कैसे बैलेंस आउट करके फिर डिसीजन करते हो? I think data-driven insights eliminate a lot of possibilities of error in your decision making. एंड अब आप काफी सारा डेटा अगर पहले देख लेते हो, उसके इंसाइट्स आप ले लेते हो, योर इंट्यूशन ऑल्सो गेट्स मच मच शार्पर आफ्टर दैट। सो यू आर मोर अभी आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन। अगर आपने मार्केट रिसर्च किया होता तो आप यान के इसमें सब उधारी में बिकता है धागा, आप कैश में और एडवांस पेमेंट पे कैसे काम कर रहे हो? मार्केट रिसर्च तो सपोर्ट ही नहीं करता ये चीज को। तो वही बात आ गई। तो रिसर्च एक पॉइंट तक तो लगेगा आपको कि मार्केट क्या है, बट इवेंचुअली इट इज योर इंट्यूशन। एंड इंट्यूशन क्या है? इंट्यूशन इज बेसिकली सम टोटल ऑफ योर एक्सपीरियंसेस कंबाइंड विथ द डेटा। आपका खुद का जो इंटरनल एआई है वो उसको प्रोसेस करता है, आपको मालूम नहीं है वो कैसे प्रोसेस कर रहा है, बट वो आपको प्रोसेस करके जो आउटपुट दे रहा है वो आपका इंट्यूशन है। मैंने एक पॉडकास्ट आई थिंक निखिल कामत का, मोस्टली निखिल कामत कहता, उनको ये चीज पूछा गया था बिकॉज इज अ हार्डकोर ट्रेडर एंड शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करके लास्ट ईयर जीरोडा ने कुछ 2700 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रजिस्टर किया। तो ये मजाक नहीं है। तो उनको ये पूछा गया था कि आपका, बिकॉज काफी सारे ये ट्रेडिंग कॉल्स इंट्यूशन पे बेस्ड होते हैं, तो आप अपना इंट्यूशन कैसे इंप्रूव करते हो? मोस्टली निखिल कामत थे, तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया था कि यार ऐसा है कि इंट्यूशन इज बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। आप अगर लर्न कर रहे हो, रेगुलर लर्न कर रहे हो, तो आपके इंट्यूशन कॉल्स जो होते हैं वो बेटर होते ही रहते हैं विद टाइम। तो एज लॉन्ग एज यू हैव द एटीट्यूड टू लर्न एंड अनलर्न, आपका अगर इंट्यूशनल बेस्ड कॉल भी है बियॉन्ड डेटा एंड ऑल ऑफ दैट, इट ऑटोमेटिकली गेट्स बेटर विद टाइम। डेफिनेटली दैट इज हाउ इवन योर स्पोर्ट्समैन डू इट। राइट। अब रॉजर फेडरर का आप अगर वो देखो, जो स्ट्रोक मारता है, ये करता है, तेंदुलकर को पूछो, वो इंट्यूशन बोलता है, बट वो इंट्यूशन इवेंचुअली है तो ऑल द प्रोसेस डेटा फॉर द लास्ट हाउ मेनी इयर्स ही इज प्लेइंग, दैट तो डेटा सर, गेट्स प्रोसेस्ड इंटरनली एंड दैट इज हाउ इट कम्स आउट। राइट, तो सर ये जो आपका जर्नी रहा है फ्रॉम प्री कोविड टू पोस्ट कोविड, वीविंग से एपेरेल्स 200 से 1200 1400 का टीम, आप इसको समराइज कैसे करोगे इन टर्म्स ऑफ की लर्निंग्स या की हाइलाइट्स? इतना बड़ा टीम बिल्ड करना इंक्लूडिंग वन डाउन सीनियर लीडरशिप, मतलब ये आपका जो पिछला 3 साल रहा है, आप इसको कैसे समराइज करना चाहोगे? I think it is a fantastic management lesson for me. If you are going from pure promoter-driven setup to a slightly more professional setup, so that journey for me has been the last 3 years, and it starts with culture is top down, HR is the key, absolute key. You have to be completely open to feedback. So ये मेरे को लगता है हमारे पिछले 2 साल के हमारी जो ट्रेनिंग चालू है उसके अंदर एक ही वर्ड जो मेरे को लगता है कंटिन्यूअसली आता है, वो वर्ड है फीडबैक। उसको थोड़ा मॉडिफाई किया, दे कॉल इट फीड फॉरवर्ड। कि आप रादर देन जस्ट डिस्कसिंग योर पास्ट, you don't discuss what you have done, you discuss what you can do better, and you only need to speak to people around you to get feed forward. You don't need an expert or a champion or anybody else to do it. Just talking to everybody you work with gives you a massive guidance on the feed forward. Building very, very strong processes, building very strong SOPs, building how do you manage deviations.
how do you manage your people? Eventually तो सब people management भी आ गया. So now my role majorly has moved on from purely operational to managing the 7 or 10 people who report to me directly. And then how do I manage that time? I'm not very successful at it right now, but ठीक है, वो every day का सीख रहे हैं, एक दिन आगे बढ़ रहे हैं. So I think key learning has been how do you build a team, how do you build an organization. And HR, I think absolutely plays the key role. And HR मतलब HR department नहीं है, HR मतलब is you and the culture you bring to the table. हाँ ये बहुत जरूरी है सर. मुझे भी मतलब वन ऑफ आवर एडवाइजर्स सीनियर वीसी लगभग साल भर से अभी एसोसिएट विद हिम, एंड उन्होंने हर बार एक चीज बोली कि प्रतीक जो कल्चर बिल्डिंग है ना, ये एचआर का काम नहीं है. कल्चर बिल्डिंग हमेशा फाउंडर का या मैनेजमेंट का या प्रमोटर का ही काम है, बिकॉज कोई दूसरा पेड रिसोर्स या टीम मेंबर आपका कल्चर आपके लिए डिफाइन नहीं कर सकता. एंड जैसे आपने जो आपका जर्नी बताया, एक चीज जो मैंने सीखा और हमने दयान बाजार में चालू किया, मतलब आज हम लगभग 40 लोग की टीम है, बट आई मेक श्योर कि रेगुलरली मैं वन ऑन वन फीडबैक सेशन कर रहा हूँ हर टीम मेंबर के साथ, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिपार्टमेंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन. बिकॉज क्या है ना कि एज अ प्रमोटर और एज मैनेजमेंट काफी चीजें जो हमें पता नहीं है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड अ कल्चर वेयर पूरी टीम को पता है कि यू हैव एन ओपन कल्चर विद द प्रमोटर, विद द मैनेजमेंट. आप कभी भी उनके साथ बात कर सकते हो. एंड व्हेन वी डू फीडबैक सेक्शन वी टेल देम कि यार अच्छी बातें तो बिल्कुल भी मत बताओ, सारी खराब बातें बताओ और खुल के बताओ. एंड दिस इज अ वेरी इनफॉर्मल कैंडिडेट सेशन, ताकि हमें भी पता चले कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, और फिर पता चलेगा प्रॉब्लम तभी जाके सॉल्व कर पाएंगे. Completely agree with you. You started it pretty early. I started it only recently. सो After a आपने long स्टार्ट journey. किया, हमने आपसे सीखा और हमने स्टार्ट कर दिया. So that is the key ना यार, कि हर गलती खुद नहीं करने की जरूरत है. हर एक से पिकअप करके वो अगर आप इम्प्लीमेंट कर लो, that is the best thing you could do. So on that note ना, मैं एक्चुअली ये अपॉर्चुनिटी यूज करते हुए मैं एक्चुअली लिसनर्स को ये बताना चाहूंगा, वन थिंग दैट आई हैव लर्न फ्रॉम यू, एंड वन थिंग मैं सबको बोलूंगा कि मतलब जरूर करे, इज की एडवाइजर्स आपके बिजनेस में, आप इवन टू द एक्सटेंट, मैंने जो लास्ट टाइम आपसे डिनर पे सीखा कि बिजनेस के अलावा के पर्सनल लाइफ में भी ये मेंटोर्स और एडवाइजर्स का बहुत राइट 6 आप यू हैव 6 टोटल एडवाइजर्स. उनका रोल, उनका इंपॉर्टेंस, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से इट इन वर्ड्स, उसको तोल नहीं सकते, बट ये बहुत बड़ा वैल्यू है. एंड वी ऑल नो कि टेक्सटाइल्स में एडवाइजर्स या मेंटोर्स लोग नहीं रखते हैं, राइट, बिकॉज लोगों को खर्चा लगता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इट्स नॉट अ expense, it's an investment, and it single-handedly can change the course of your business. I also feel whether it's our formal advisors or informal advisors, like the likes of you also, कि आप लोग का जो एडवाइस है, जैसे मैं आपको बता रहा था, वो लर्निंग जो है, हर लर्निंग खुद को करना जरूरी नहीं है, दूसरों की मिस्टेक से भी सीख सकते हो, ये एडवाइस ला सकते हैं. आई रियली वुड काइंड ऑफ रिक्वेस्ट द एंटायर इंडस्ट्री की इसको समझो, इसको वैल्यू करो, एंड स्टार्ट हैविंग एडवाइजर्स ऑन बोर्ड. इट्स मतलब व्हेन यू लुक एट द लार्ज कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया और उसके बाहर भी, वी हैव समथिंग कॉल्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट, वेयर यू हैव एडिशनल बोर्ड मेंबर्स, यू हैव एडवाइजर्स, एंड वो बड़े उसीलिए बनते हैं बिकॉज दे हैव दीस काइंड ऑफ थिंग्स इन प्लेस. So there is this book called The $1 Trillion Coach. It is written by Eric Schmidt. So Eric Schmidt is the ex-CEO of Google. So even the Google founders had a coach, Bill Campbell. And वो बिल कैम्बल का ये मतलब उसका ये हिस्ट्री है कि सिलिकॉन वैली के टॉप 50 में से 40 entrepreneurs and startups have been mentored by him, or at some stage he has been involved. All the best, yaar Pratik. I'll tell you about you and Yan Bazaar. At least because of you and the effort you are taking, the textile industry and textile startup हो सकता है. ये लोगों को मालूम पड़ने लगा कि टेक्सटाइल में भी नॉट द फैशन एंड, सबसे डाउनस्ट्रीम में तो बहुत होता है, बट सबसे अपस्ट्रीम में भी कुछ हो सकता है, स्टार्टअप हो सकता है, पीपल बिलीव कर सकते हैं. दैट इज व्हाट यू आर प्रूविंग, एंड यू आर मेन स्ट्रीमिंग दिस एंटायर इंडस्ट्री, द अनग्लैमरस पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री.
तो सर हाल ही में हम लोग है ना बीजेटीआई की जो मेन टेक्सटाइल डिपार्टमेंट के एचओडी और बाकी जो रेस्पेक्टिव पर्सनालिटीज उनसे बात कर रहे थे, मैं और यश। एंड उनके एचओडी साहब ने बताया कि प्रतीक, हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमारे डिपार्टमेंट से बच्चे पास आउट होने में टेक्सटाइल इंडस्ट्री ज्वाइन नहीं करते हैं। एंड अगेन उनको ये सब काफी चैलेंजेस, उनको अपॉर्चुनिटी दिखती है, उनको बेटर अपॉर्चुनिटी की दरअसल मिल जाती है। तो यश और मैं बीजेटीआई गए थे, तो वी एड्रेस द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स देयर, कुछ लगभग 50-60 बच्चे रहेंगे रूम में। And on the note, आपने अभी जो बात कही, we showcase them a couple of case studies, a couple of examples, a couple of startups globally in textiles, even to the level of manufacturing in textiles. स्मार्टेक्स वगैरह जो है, उनको बताने के लिए कि बॉस टेक्सटाइल्स में स्टार्टअप्स आ रहे हैं, नया काम हो रहा है, एडवांसमेंट हो रहा है, अपने को पता नहीं, उसलिए हमें लगता है कि नहीं नहीं बहुत अनसेक्सी है, बहुत लेगेसी बिजनेस है, बट इट्स देयर. It's very important that you know the opportunity is there and you can do whatever you want to do in textiles. ऐसा नहीं है कि textile is not open to newness. रोल मॉडल चाहिए, सेम थिंग। Again sir, I hope again ये podcast के थ्रू एफर्ट हो पाए, थोड़ा कामयाबी मिले उधर, and thank you so much for your time sir. Thank you so much, Pratik. All the best to you, yeah. Thank you so much. Take care sir, bye bye. Bye bye.